मोदी फॉर पीएम ऑर्गेनाइजेशन वर्चुअल चुनाव विजयोत्सव रैली 2022 के मंच पर आधे दर्जन से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हुए शामिल। भाजपा के कई राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने भी लिया हिस्सा। देश के 5 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव 2022 को ध्यान में रखते हुए मोदी फॉर पीएम संगठन द्वारा भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पिछले 4 महीने से लगातार वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। विधानसभा चुनाव 2022 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 में से 4 राज्यों में पुनः प्रचंड बहुमत प्राप्त कर अपनी सरकार बनाते हुए इतिहास रच दिया। इसी विजयश्री के उत्सव के रूप में मनाने हेतु मोदी फॉर पीएम संगठन ने वर्चुअल चुनाव विजयोत्सव रैली 2022 का आयोजन किया, जिसकी शुरुआत संगठन के संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक श्री रोहित गंगवाल ने अपने स्वागत भाषण से की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री सैयद शहनवाज हुसैन जी, उद्योग मंत्री बिहार सरकार एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट एवं उद्यान कैबिनेट मंत्री भारत सरकार, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा सांसद सदस्य एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा, श्री प्रेम शुक्ला जी, वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं हिमाचल प्रदेश प्रभारी, भाजपा उपाध्यक्ष भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर नरेंद्र तनेजा जी, वरिष्ठ भाजपा नेता, पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूर्व राष्ट्रीय संयोजक, ऊर्जा सेल भाजपा चिंतक, लेखक, विजिटिंग प्रोफेसर एवं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विशेषज्ञ सुश्री नुपुर शर्मा जी, वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दिल्ली यूनिवर्सिटी, उपस्थित होकर संगठन के सदस्यों को संबोधित किया। विधानसभा चुनाव 2022 में मोदी फॉर पीएम संगठन के सदस्यों द्वारा जमीनी स्तर से लेकर सोशल मीडिया तक किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों की प्रशंसा सभी गणमान्य अतिथियों ने की व 4 राज्यों में भाजपा की प्रचंड विजय पर सभी को शुभकामनाएं भी दी। साथ ही मुख्य अतिथियों ने मोदी फॉर पीएम ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक रोहित गंगवाल जी से आग्रह किया कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ऐसे ही सतत प्रयास किए जाएं, जिससे लोगों को नरेंद्र मोदी द्वारा अनवरत विकास कार्य व नए भारत के सपने को साकार करने हेतु किए जा रहे प्रयासों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। संस्था के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री पीताम्बर मिश्रा ने बताया कि मोदी फॉर पीएम ऑर्गेनाइजेशन के सभी राज्यों के प्रदेश संयोजक व जिला संयोजकों ने विधानसभा चुनाव 2022 में तन मन धन व कठिन परिश्रम कर एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है और भविष्य में होने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में इसी कर्तव्य निष्ठा के साथ जुटे रहेंगे। आयोजित वर्चुअल विजयोत्सव रैली 2022 में मोदी पीएम संगठन के पूरे भारतवर्ष से सभी जिला संयोजकों, प्रदेश संयोजकों समेत विश्व के कई देशों के अंतर्राष्ट्रीय संयोजकों ने भी हिस्सा लिया। विजयोत्सव रैली 2022 में गुजरात अहमदाबाद से मोदी फॉर पीएम गुजरात के प्रदेश संयोजक, आईटी सेल प्रदेश महासचिव गुजरात, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान से राष्ट्रीय प्रवक्ता लोक रक्षक सेना श्री तन्मय सिन्हा जी गुजरात की अपनी टीम के साथ उपस्थित हुए, जहां उनके साथ गुजरात प्रदेश भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष उषाबेन पटेल जी व प्रदेश महासचिव रत्नाकर जी, प्रदेश सचिव, कई पत्रकार, समाज सेवक और भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ नेता भाजपा,
संरक्षक मोदी फॉर पीएम, पूर्व चेयरमैन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जाति आयोग भारत सरकार ने की। मां भारती को प्रणाम करते हुए आज के इस विजय उत्सव वर्चुअल रैली में मोदी फॉर पीएम के पूरे भारतवर्ष के प्रतिनिधित्व करने वाले सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूं। सभी गुणी जनों को भी मेरा साष्टांग दंडवत है। और मैं देख पा रहा हूं धीरे धीरे हमारे साथ सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं। अश्विनी शर्मा जी को भी मेरा प्रणाम है, अनिता शुक्ला जी को भी नमस्कार। और अत्यंत हर्ष का विषय है कि आदेश धर साहब है और कश्मीरी पंडित है, हमारे डैलस से है, यूएसए से, वो भी जुड़ गए, उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूं। संजय द्विवेदी जी झांसी से जुड़े हैं, नमस्कार। पंजाब से हमारे पूरन प्रदेशी जी, सत श्री अकाल। तन्मय सिन्हा साहब जुड़े हमारे युवा साथी गुजरात अहमदाबाद से, मैं उनकी उपस्थिति का अभिवंदन करता हूं। अश्विनी शर्मा जी को प्रणाम। एसएस सिंह साहब प्रणाम करते हैं आपको। जगदीश नारायण जी को भी मेरा नमस्कार है। अभिषेक सरोज जी को भी मेरा प्रणाम है। सुषमा त्रिपाठी जी भी जुड़ गई लखनऊ से, आपकी उपस्थिति को वंदन करता हूं। आदरणीय सुनील अग्रवाल साहब को भी मैं देख पा रहा हूं, आपको भी प्रणाम है। गणेशन साहब को भी जय सीताराम। कपिल महाजन साहब को भी मेरा प्रणाम है। we have a new guest from USA Dallas, शामिक जी, you are most welcome। हमारे साथ अनुभव जैन साहब भी जुड़े, हमारे बड़े भाई पंजाब के युवा साथी, आपकी उपस्थिति को भी मेरा प्रणाम, नंदन अभिनंदन। दीपेश जी, आपको भी मेरा प्रणाम है। बबलू मिश्रा जी को भी जय सीताराम। और माँ राजा लक्ष्मी जी भी यूएसए से आज जुड़ गई हैं और आज हम सबको उनको सुनने का भी मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। मैं उनकी उपस्थिति का वंदन अभिनंदन करता हूं। कुछ ही क्षण में आज की इस वर्चुअल रैली के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि क्यों है यह अद्भुत। पिछले विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर के मोदी फॉर पीएम निरंतरता के साथ लगातार इस विधानसभा को लेकर के जमीनी स्तर पर लोगों के बीच जा जाकर कार्य करती रही। सेवा परमो धर्म की संकल्पना को चरितार्थ करते हुए मोदी फॉर पीएम की पूरी टीम पूरे 5 राज्यों में अनवरत कर्तव्य निष्ठा के साथ लगातार सेवा कार्य करती रही और परिणाम हम सबके सामने है। यह गौरव का विषय हमारे लिए और मैं समझता हूं कि यह तभी संभव हो पाया जब हम सब ने मिलकर के एक गिलहरी प्रयास किया है। आज हमारे साथ इस वर्चुअल बैठक को संबोधित करने के लिए बहुत सारे मुख्य अतिथि हमारे साथ होंगे, लेकिन मैं उनका सिर्फ नाम लेना चाहूंगा। आदरणीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, जो राज्यसभा के सांसद है और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ नुपुर शर्मा जी जुड़ेंगी, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रही है, अभी वर्तमान में भी है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि एक अर्थशास्त्री होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, जिनकी अध्यक्षता में लगातार पिछले 4 महीनों से हमने वर्चुअल रैली की, आज हमारे साथ जुड़ेंगे और उनका स्नेह और मार्गदर्शन मिलेगा। साथ ही शहनवाज हुसैन जी, जो बिहार सरकार में उद्योग मंत्री हैं और पूर्व में वो राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे, आज हमारे साथ होंगे। हमारे साथ इस वर्चुअल संगोष्ठी को अपना मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे आदरणीय अविनाश राय खन्ना जी, जो कि हिमाचल प्रदेश के प्रभारी रहे हैं और पूर्व में कार्यकारिणी सदस्य भी रहे हैं। और इनके साथ साथ नरेंद्र तनेजा जी होंगे हमारे साथ। और मैं समझता हूं कि आदरणीय प्रेम शुक्ला जी, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के और वरिष्ठ नेता है, इन सभी महानुभावों को सुनने का अवसर हमें मिलेगा। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से मोदी फॉर पीएम 2010 से लगातार आदरणीय रोहित गंगवाल जी के नेतृत्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। कैसे सामाजिक कार्यों में, चाहे वह कोरोना काल की बात हो, चाहे उसके बाद सेवा के कई अन्य प्रकल्प हो, सब में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आज 5 राज्यों के चुनाव के बाद जब 4 राज्यों में प्रचंड जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की, तो हम सब गौरव का क्षण महसूस करते हैं, क्योंकि हमारी भी एक गिलहरी प्रयास उसमें थी।
2010 और 2022 लगभग 12 वर्षों का यह सिलसिला, जिसमें हमने अथक प्रयास किए, सेवा के कार्य हो या सामाजिक बदलाव के कार्य हो या राष्ट्र निर्माण का कार्य हो, हम सब ने अपनी अपनी अहम भूमिका निभाई है, गिलहरी की भूमिका निभाई है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं मोदी फॉर पीएम संगठन के एक छोटे से घटक के रूप में आप लोगों के साथ संवाद करने में सक्षम हूं, और आप लोगों को पुनः मैं आज इस गोष्ठी में, इस विजयी उत्सव चुनावी रैली में उपस्थित होने के लिए आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। हमारे साथ विल्टन साहब भी जुड़े हैं, यूपी से मैं देख पा रहा हूं, उनकी उपस्थिति को भी मेरा प्रणाम है। अभी कुछ ही क्षण में हमारे साथ सभी मुख्य अतिथि जुड़ेंगे। इसके पहले, क्योंकि समय की बहुत हमारे पास सीमा है और बहुत कम समय में हम सबको अपने विषय रखने हैं, तो इसीलिए मैं एक एक करके सबको आग्रह करूंगा कि आप सब अपने संक्षिप्त में 2 शब्द कहें और संगठन की जो यह यात्रा रही, चुनावी यात्रा, विधानसभा की यात्रा, इसमें आप लोगों का क्या अनुभव रहा और आगे हम कैसे इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, इसी क्रम को हम आगे ले चलेंगे इस गोष्ठी में। मैं चाहूंगा कि शुरुआत हम आज के इस वर्चुअल रैली में, वर्चुअल चुनावी विजयोत्सव रैली में शुरुआत हम करेंगे उत्तर प्रदेश से, और अपने आदरणीय एसएस सिंह साहब से मैं आग्रह करूंगा कि संक्षिप्त में अपने अनुभव और इस विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में 2 शब्द कहें। आदरणीय एसएस सिंह साहब। सभी लोगों को सादर प्रणाम। हमारी आवाज आ रही सर? मैं सुन पा रहा हूं। जय सीताराम। आदरणीय श्री रोहित गंगवाल साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष, एवं समस्त उपस्थित अतिथिगण तथा मोदी फॉर पीएम के सम्मानित साथियों, सभी को बहुत बहुत सादर प्रणाम। जैसा कि आपको विदित है कि आज हम लोगों के समक्ष वर्चुअल संगम होने जा रहा है मोदी फॉर पीएम के अंतर्गत। जिस तरह इलाहाबाद के संगम नदी में एक साथ 3-3 नदियां मिलती हैं, उसी तरह मोदी फॉर पीएम के वर्चुअल संगम में 10-10 अतिथिगण विचारों की नदियां आज मिलने जा रही हैं, जो मोदी फॉर पीएम के लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है। और ये उनकी सफलता का द्योतक है कि इतने इतने लोग आज 27 मार्च को मीटिंग कर रहे हैं और जुड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक तो 3-4 लोग के बीच में डिबेट होती थी, लेकिन अब हमारे मोदी फॉर पीएम में 10-10 लोग अपनी सहभागिता प्रस्तुत करेंगे और हम लोगों को अपना आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। ये हम लोगों के 12 वर्षों के कठिन परिश्रम का फल है और आगे अभी भी उन्नति के शिखर को छूने का प्रयास चल रहा है। हम सभी से निवेदन करेंगे कि इसको मोदी फॉर पीएम संगठन को और आगे बढ़ाया जाए, ताकि इसी तरह वर्चुअल मीटिंग होती रहे और हम लोग सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं आदरणीय एसएस सिंह साहब, और मुझे खुशी होती है बताते हुए जिस तरह से पिछले दिनों आपने उत्तर प्रदेश के टीम को दिशा निर्देशित किया और उत्तर प्रदेश चुनाव में जिस भागीदारी के साथ हम आगे बढ़े, यह आपके कठिन परिश्रम का ही परिणाम था। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और इसी क्रम में मैं मोदी फॉर पीएम के पंजाब प्रांत के हमारे युवा साथी पूरन परदेशी जी से आग्रह करूंगा कि अपने संक्षिप्त में 2 शब्द रखें अपने अनुभव के बारे में। आदरणीय पूरन परदेशी जी। मोदी फॉर पीएम के सभी लीडर साहबान को और जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, मिश्रा जी को मेरा नमन है, कोटे कोटे प्रणाम। और हमारी जो इलेक्शन 5 स्टेटों में हुआ है, उसमें हमारे मोदी फॉर पीएम ने बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया, तो उसके लिए मैं सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूं।
और जहां तक राज्य की बात है, हमारे पंजाब में पहले से वोट परसेंट बहुत ज्यादा बढ़ा है और इतना संगठन ने काम किया है। और हमारा जो अकाली दल के साथ समर्थन था वो टूट जाने के बाद भी हम लोगों ने इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी हमने काम किया, क्योंकि जो हमारा साथी था अकाली दल, उसने अपना तोड़ दिया था हमारे साथ जो हुआ पड़ा था समझौता। लेकिन फिर भी हमने काम किया है, विपरीत परिस्थितियां थी और हमारा जो वोट बैंक है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा मोदी फॉर पीएम संगठन आने वाले समय में और बढ़कर काम करेगा। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूर्ण प्रदेशी भाई साहब के लिए। केवल मैं एक बात कहना चाहूंगा कि विषम परिस्थितियों में भी जिस तरह से पंजाब में रोकने की कोशिश की गई और चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको, उसके बावजूद भी आप रुके नहीं, आप अडिग रहे और आपने लगातार प्रयास किया और हम सब के लिए प्रेरणाप्रद है। मैं आपके इस साहस को भी प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहूंगा कि यूएसए डैलस से हमारे साथ आदरणीय आदेश धर साहब जुड़े हैं, जो कि एक कश्मीरी पंडित भी है और सनातन विचारधारा के हैं। मैं चाहूंगा कि वो 2 शब्द अपने, क्योंकि समय की सीमा है, संक्षिप्त में 2 शब्द रखें। आदरणीय आदेश धर साहब। कैन यू हियर मी आदेश धर जी? Can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay, sorry about that. नमस्कार, मेरा नाम आदेश धर है, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। तो मैं सबको नमन करता हूँ मेरे विचार रखने के लिए आपने टाइम दिया। अभी जो कश्मीर फाइल्स मूवी आई, का थोड़ा ध्यान रखेंगे बस, ये हाँ जी बिल्कुल। तो कश्मीर फाइल जो मूवी आई है उसको जो मोदी जी ने सपोर्ट दिया उसका हम बिल्कुल अभिनंदन करते हैं कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया और जो त्रासदी हुई है कश्मीरी हिंदुओं के जो हुई थी उसको भारत में इतना सपोर्ट मिला है। अभी अब मूवी तो हुई है जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाई थी विवेक जी के साथ। अब आगे की बात यह है कि जो हमारे बीजेपी के लीडरशिप है, जो हमारे साथ त्रासदी हुई है, जो किलिंग्स हुई हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी वहाँ एनक्रोचमेंट्स हुई है और जो हमारा राइटफुल प्लेस है उस कश्मीर में जिसके हम रहने वाले हैं, उसके लिए हम चाहते हैं कि आगे बीजेपी सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें हमारी हेल्प करे और हमें जस्टिस दिलाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। थैंक यू फॉर पुटिंग अक्रॉस योर व्यूज। और मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों जिस तरह से, क्योंकि हमारा भारत और हमारे राष्ट्र का आभूषण अहिंसा है और अहिंसा परमो धर्म की प्रकृति को जीते हुए आए हैं, और निश्चय ही जिस तरह का यह कुठाराघात कश्मीरी पंडितों पर हुआ उसको लेकर के इस तरह के कदम उठाए जाएंगे और उठाए जा रहे हैं। आपका पुनः धन्यवाद आदरणीय आदेश धर साहब। मैं चाहूंगा कि हमारे साथ उत्तर प्रदेश से विल्टन साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, हमारे मार्गदर्शक रहे हैं और हमेशा प्रोत्साहन करते हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी संक्षिप्त में 2 शब्द कहे। आदरणीय विल्टन साहब। मेरी आवाज आ रही है? मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। आदरणीय विल्टन साहब से नहीं जुड़ पा रहे। मैं बहुत सारे साथियों को देख पा रहा हूँ, पंकज मिश्रा जी भी जुड़ गए, सुषमा त्रिपाठी जी भी जुड़ गई हैं। आप सभी का पुनः अभिनंदन है। और आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे साथ पंजाब प्रांत से हमारे बड़े भाई अनुभव जैन जी भी जुड़े हैं, वो भी अपने संक्षिप्त में 2 शब्द कहें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अनुभव जैन साहब। सभी को नमस्कार। पहले तो जितने भी अपने बीजेपी के कार्यकर्ता और मोदी फॉर पीएम के जो कार्यकर्ता हैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अपने प्रचंड जीत 5 स्टेटों में अपने विधानसभा के इलेक्शन थे और उनमें से हमने 4 स्टेट्स हमारी विनिंग रही
और जहां पे हमने चूक करी भी, जो कि पंजाब स्टेट है जहां से मैं बिलोंग करता हूं, तो वहां पे भी अपना जो वोट परसेंटेज था वो हमने आगे अग्रसर हुए हैं हम उसमें। तकरीबन पहले 5% का वोट शेयर था, अब 6% की तरफ में हम आगे बढ़े हैं। क्योंकि जैसे पूरन परदेसी जी ने भी अपने शेयर किया कि जो हमारा अकाली दल का जो गठबंधन था, उसके बिना भी हमने, हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो आगे से पिछले चुनावों से बेहतर रही, लेकिन जितनी होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग पार्ट रह गया। लेकिन फिर भी जो हमने मेहनत करी और उसका जो रिजल्ट आया, आगे के लिए हम और बढ़ चढ़ के उसमें योगदान करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मेरे कुछ सुझाव हैं, जैसे कि अपने पास जो कार्यकर्ताओं की जो सिलेक्शन थी इलेक्शन के दौरान, वो कहीं हम और अच्छे कार्यकर्ता चुन लेते तो कुछ बढ़िया रहता। मेरे को, मैंने अभी जब निमंत्रण भेज रहा था, कुछ कार्यकर्ताओं ने मेरे को सुझाव दिए, जैसे कि जो हमने कैप्टन साहब की जो टीम है, उनमें से जो एक्सपीरियंस कार्यकर्ता थे, उनको भी हमें कुछ नई जिम्मेवारियां देके आगे के लिए बीजेपी के साथ जोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा एक सुझाव रहा। दूसरा, कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो मिडिल क्लास के, पहला जो हमारा वोट बैंक था बीजेपी का, वो मिडिल क्लास के जो कार्यकर्ता थे, वो हमारा मेन वोट बैंक था। कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करवा रहा है कि बीजेपी ने उनको कहीं छोड़ दिया है या वो छूट गए हैं पीछे। तो मेरा अनुरोध रहेगा, जितने भी हमारे आज वरिष्ठ कार्यकर्ता बीजेपी के आज बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पे आने वाले हैं, कि वो कहीं चिंता करें कि हम जो मिडिल क्लास कहीं छूट गया है उसको दोबारा से हम अपने साथ जोड़ के आने वाले जो 2024 के इलेक्शन है उनको हम अपने साथ, वैसे तो वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं जहां उनको कहीं कमी लग रही है, उन वोट बैंक को भी हम अच्छे से अपने साथ लेके आ पाए, ऐसा कुछ विचार करें। और तीसरा, मेरे पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उत्तर क्षेत्र के स्तर की दायित्व है मेरे पास, तो उसके नाते मेरे को देश भर में मेरा प्रवास रहता है। अलग अलग स्टेट्स में जाने पे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता भी ये महसूस कर रहे हैं कि हम पिछले 90-95 वर्ष से स्वयंसेवक लगे हुए थे कि हमारी विचारधारा की सरकार जब केंद्र में आएगी तो जो हम चाहेंगे और जिस तरह के हम देश हित के कार्य करना चाहें, ऐसा कार्य करने वाली टोली का गठन हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो बहुत सुंदर, जी बहुत सुंदर सुझाव है भाई साहब। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा समय जी कम है। और आप सबको बताते हुए मुझे हर्ष की अनुभूति हो रही कि आज हमारे साथ डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री सर जुड़ गए हैं। उनको प्रणाम करता हूँ। वो हमारे मोदी फॉर पीएम के संरक्षक होने के साथ साथ ऐसे मार्गदर्शक हैं जो लगातार संगठन की प्रगति के लिए कार्यरत रहते हैं। पूर्व में सांसद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे। उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। 7:30 बजे से उन्हें सुनने को हमें मिलेगा। हमारे साथ मोदी फॉर पीएम के राष्ट्रीय संयोजक एवं फाउंडर रोहित गंगवाल साहब भी जुड़ गए हैं। मैं उनकी उपस्थिति का भी वंदन करता हूँ। शीघ्र ही मैं उनके बारे में बताऊंगा और वो फिर 7:30 बजे से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और इसी क्रम में मैं चाहूंगा, उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से हमारे युवा साथी पंकज मिश्रा जी भी जुड़े हैं। 2 शब्द संक्षिप्त में रखें क्योंकि हमारे पास केवल 7 मिनट बचे हैं अभी। फिर हमारे साथ सभी महानुभाव जुड़ेंगे, फिर उनको सुनने का हमें अवसर मिलेगा। आदरणीय पंकज मिश्रा जी। पंकज मिश्रा जी, कैन यू हियर मी? पंकज जी अनम्यूट करिए अपने आप को। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा क्योंकि समय की कमी है। हमारे साथ न्यूयॉर्क से राजलक्ष्मी जी जुड़ी हैं और वो एक कम्युनिटी लीडर है वहां पे और लगातार जो है सनातन का कार्य करते रहती हैं। हमारे साथ
काशी से है वैसे वो, लेकिन न्यूयॉर्क से जुड़ी है। मैं आपकी उपस्थिति को वंदन करता हूं और संक्षिप्त में चाहूंगा कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। राजलक्ष्मी जी। जी, जय सिया राम, हर हर महादेव। कैन यू हियर मी? आई कैन हियर यू मैम, यू प्लीज गो अहेड। ठीक है जी। वैदिक राष्ट्राय विद्महे भारत वर्षाय धीमहि तन्नो भारत प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है भारतवर्ष के लिए। किस समय कहाँ लोगों से चर्चा करते हुए और किस ऋषि ने, किस मुनि ने सतयुग में किस युग में लिखा मुझे नहीं मालूम। All of a sudden it came out while I was giving some discussion with people. और मैं सभी मोदी फॉर पीएम ऑर्गेनाइजेशन का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मेरे कुछ विचार रखने चाहे। चूंकि मैं काशी से हूँ, वहां से नेपाल से, और फिर महादेव की एक नगरी से दूसरी नगरी नेपाल से, काठमांडू से होते हुए ये बलिराजा की नगरी, जो कि भी महादेव की नगरी है। इट्स डायरेक्टली अंडर यूएसए, इज डायरेक्टली अंडर भारत इफ यू लुक एट द ग्लोबल मैप। So, PM Modi's vision, strictly speaking, envisions India becoming a traditional great power with its thousands years of knowledge. देखिए, यूएस की हिस्ट्री कुछ सालों की है, यूके की भी कुछ सालों की है, पर हम भारतवासी जो हैं thousands of years, और मैं उसमें आप सभी जानते हैं, आप सभी विद्वान हैं कि खजाना है भारत की भूमि, भारतवर्ष एक दक्षिणावर्ती शंख के रूप में। ये इसका जो ग्लोबल जो बाउंड्री है वो एक दक्षिणावर्ती शंख के रूप में है, और दक्षिणावर्ती शंख हमेशा वृद्धि करता है हर तरह से, न सिर्फ धन के लिए ही, पर हर प्रकार की वृद्धि होती है। तो जिसका Bhugolic, the boundary of the country is like a Dakshinavarti Shankh, it is going to be prosperous and it is going to give the world what world needs. और PM Modi ji ने यही किया है. There are 32 million Indians living across the globe, and this population of Indians have become socially, economically, every which way are powerful entity. इसको अब भारत में रहते हुए लोग, क्योंकि हम कनेक्शन की बात करते हैं, देखिए मैं न्यू जर्सी यूएसए में हूँ, लॉन्ग आइलैंड में इस समय हूँ, यहाँ एक इवेंट अटेंड करने कल आई थी, तो हम कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट हमने किया? आप वहां हैं, मैं यहाँ हूँ, पर मेरी आवाज को, मेरे चेहरे को आप देख रहे हैं। ये समय ऐसा है कि हम पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि मैं यहाँ रहूंगी और आपसे मैं इस तरह से चर्चा करूंगी। तो ये जो 32 मिलियन इंडियंस, भारतीय मूल के लोग जो हैं, जो कि इतने सक्सेसफुल हैं, उनको यूटिलाइज करिए, उनको आप किस तरह से चैनल करें। क्योंकि people have asked me, many BJP leaders have asked me कि क्यों NRIs इतना पैशनेट फील करते हैं। मैंने उनको कहा, because we left the country, we became successful in this country, so we carry this guilt with us always, and we are in a secure, safe place. आज इस समय पंजाब की स्थिति क्या है, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है, देख के मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ आदरणीय सुश्री राजलक्ष्मी जी मैम, क्योंकि और भी लोग समय का अभाव है, तो बस मैं यही कहूंगी। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी जी टॉप ग्लोबल लीडर अप्रूवल। सो मुझे कभी समय दीजिएगा, मैं अच्छे से बात करूंगी, कनेक्ट करिए। ऑनर टू लिसन टू यू and I will definitely invite you, ma'am. It was indeed nice hearing you. आपने बहुत सुंदर बात कही कि पूरे विश्व में यदि कोई एक देश है जो कि यशस्वी है तो वह भारत है। उसका कारण क्या है? क्योंकि पूरा विश्व उसका गुणगान करता है, और जिसकी गुणगान होती है वही यशस्वी कहलाता है। आपका पूरा धन्यवाद। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से
विल्टन साहब जुड़े हैं, मैं चाहूंगा कि विल्टन साहब हमें 2 शब्द करके कह के कृतार्थ करें। आदरणीय विल्टन साहब, फिर हम आगे बढ़ेंगे, समय की सीमा है। हेलो पीताम्बर जी, नमस्कार। जय सीताराम। सभी आगंतुकों को मेरा नमस्कार। मैं ये मोदी फॉर पीएम ऑर्गेनाइजेशन, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित कई जिलों में काम किया, उसके रिजल्ट आज हमारे सामने हैं और मैं इस बात के लिए बड़ा अपने आभारी हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए कि उन्होंने जी जान से पूरा कार्य किया और रिजल्ट भी सामने आए। और ये रोहित गंगवाल जी का जो निर्देशन था, पीताम्बर जी और चिराग जी, काफी लोग सक्रिय रहे, सब लोगों ने मिलकर के पूरे प्रदेश में कई प्रदेशों में अपना काम किया है, उसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। और पीताम्बर जी से मैं निवेदन यही करना चाहेंगे, गंगवाल जी जब भी आए तो एक दफा अपनी एक बैठक दिल्ली में करवाएं। और मैं इसी को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए विशेषकर अपने राष्ट्रीय कन्वीनर श्री गंगवाल जी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जैसा आपकी सक्रियता ने हम लोगों को काफी बूस्ट किया है, जिससे कि प्रदेश में आज हमारी स्थिति जो दिखाई दे रही है, हमारे कार्यकर्ताओं का जो उनका विजन, उनकी ताकत, उनकी मेहनत, आज हमको मोदी जी को भारत या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टैंड किए, ये हमारे कार्यकर्ताओं की दमखम है। और उसी के साथ आगे के अब मिशन 2024 के लिए हम लोग तैयारी करेंगे, जिसके लिए हम लोग तैयारी करेंगे। पीताम्बर जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आप हमेशा हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं और समय समय पर हम लोगों का प्रोत्साहन करते हैं, हम सब के लिए जो है यह बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। आपका पुनः धन्यवाद। और आगे निश्चय, जैसा आपने कहा, रोहित जी के आने के साथ ही हम इसको आपकी बैठक का भी करेंगे। एक सेकंड, आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी का फोन आ रहा है, 1 सेकंड लूंगा आपका। क्षमा चाहता हूं, मैं अभी फोन आ गया था। पुनः मैं 2-3 विषयों को रख करके अब आगे की जो यह बैठक है, यह विजयोत्सव रैली है, हमारे सभी आज मुख्य अतिथि भी जुड़ेंगे, उनको हम सुनेंगे ज्यादा से ज्यादा, समय की कमी भी है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि मोदी फॉर पीएम और इसकी शुरुआत रोहित गंगवाल जी लगातार जिस तरह से 2010 से इसके लिए कार्य करते रहे, हम सबको प्रेरित करते रहे, आज यह पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि मुझे बताते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आज यूएसए से, डैलस से, न्यूयॉर्क से, न्यू जर्सी से आप सभी जुड़े हैं। और उसका कारण यही है कि पूरा टीम जो है एक टीम की भावना से आगे बढ़ रही है। पुनः आपका धन्यवाद। मैं चाहूंगा, समय बहुत कम है। पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से मोदी फॉर पीएम के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का कार्य किया और जिसका परिणाम हम सबके समक्ष है, जिसको लेकर के आज यह विजयोत्सव रैली आदरणीय डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी ने आयोजित करवाई है, हम सब के लिए चुनौती का समय था, लेकिन अब परिणाम के बाद अत्यंत खुशी का वक्त है, अत्यंत गौरव का विषय है। मैं समय ज्यादा ना लेते हुए आज चाहूंगा कि आदरणीय रोहित गंगवाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने निरंतर इस वट वृक्ष को बढ़ाने में अपना प्रयास दिया है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं मोदी फॉर पीएम के, वो आगे इस गोष्ठी को आगे बढ़ाएं। आदरणीय रोहित गंगवाल जी। धन्यवाद पीताम्बर। जय सीताराम। जय सीताराम। एक बार हम कुछ शुरुआत करें, उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार जोर से सब भारत माता की जय जय। शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम मोदी फॉर पीएम संगठन द्वारा आयोजित इस वर्चुअल चुनाव विजयोत्सव रैली 2022 में उपस्थित सभी मुख्य अतिथियों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मोदी फॉर पीएम टीम के उत्साहवर्धन के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। साथ ही आज की इस वर्चुअल रैली की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक संरक्षक की भूमिका में अपना मार्गदर्शन संस्था को समय समय पर दिया है। साथ ही आज पूरे भारतवर्ष व विश्व के कई देशों से मोदी फॉर पीएम का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे सभी साथियों का भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जो पिछले कुछ महीनों से लगातार तन मन धन से अपना योगदान देश के लिए, समाज के लिए दे रहे हैं। जैसा कि आज आप सभी को पता है, आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों के बारे में उनको किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं एक बार उन सभी का नाम लेना चाहूंगा जो आज हमारे कार्यकर्ताओं को अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं आदरणीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा एमपी एंड नेशनल स्पोक पर्सन भारतीय जनता पार्टी। श्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड नेशनल स्पोक पर्सन। श्री प्रेम शुक्ला जी, सीनियर लीडर एंड नेशनल स्पोक पर्सन बीजेपी। श्री अविनाश राय खन्ना जी, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर एंड इंचार्ज ऑफ हिमाचल प्रदेश। श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, सीनियर लीडर एंड नेशनल स्पोक पर्सन बीजेपी। प्रोफेसर नरेंद्र तनेजा जी, सीनियर लीडर, फॉर्मर नेशनल स्पोक पर्सन बीजेपी एंड नेशनल कन्वेनर एनर्जी सेल बीजेपी। मिस नुपुर शर्मा, सीनियर लीडर एंड नेशनल स्पोक पर्सन बीजेपी। इसके अलावा हमारे साथ आज OF बीजेपी, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूएसए की तरफ से भी काफी मेंबर जुड़े हुए हैं और उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्री सुबोध गुप्ता, शमीक शास्त्री जी एंड मेनी मोर। इससे पहले कि मैं कार्यक्रम को और आगे बढ़ाऊं, सर्वप्रथम मैं आप सभी महानुभावों को एक बार फिर से मोदी फॉर पीएम के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मोदी फॉर पीएम ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी संकल्पना हमने 2010 में की थी, आज एक वट वृक्ष के रूप में पूरे भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रदेश एवं जिले स्तर तक लगातार 12 वर्षों से कार्य कर रही है। न केवल पूर्वार्ध में हुए विधानसभा चुनाव में, बल्कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान सभी राज्यों में लगातार सेवा करते हुए सेवा परमो धर्म की आधारशिला को इस ऑर्गेनाइजेशन ने चरितार्थ किया है। साथ ही हम सबका विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत की संकल्पना को मजबूत करने में हम अपनी क्लियरी भूमिका निभाते रहेंगे आगे भी। 2022 में 5 राज्यों में हो विधानसभा चुनाव को लेकर मोदी फॉर पीएम के कार्यकर्ताओं ने इन 5 राज्यों में तन मन धन से पूरी निष्ठा के साथ अपनी भूमिका निभाई है। उसके लिए सभी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। उत्तर प्रदेश के लिए विशेषकर हमने योगी पर सीएम कैंपेन अगेन की शुरुआत करते हुए हमने राष्ट्रीय स्तर पर 24/7 सोशल मीडिया वार रूम भी बनाया था, ताकि हम 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपने स्तर से डिजिटल मीडिया के माध्यम से और मजबूती प्रदान कर सके। हमारी टीम के सदस्यों ने इन सभी राज्यों में अपने स्थानीय विधायक प्रत्याशियों के साथ मिलकर उनके चुनाव प्रचार में अहम भूमिका निभाने का कार्य किया था। और ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि 4 राज्यों में
भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई, जिसके उपलक्ष्य में आज इस वर्चुअल विजयोत्सव रैली का आयोजन किया गया है। हम सबके लिए अत्यंत गौरव का क्षण है कि आज हमारे मुख्य अतिथियों के विचार सुनेंगे और लाभान्वित होंगे। समय की सीमा को देखते हुए मैं आग्रह करूंगा कि हमारे सभी अतिथि संक्षिप्त में अपने बीते चुनाव के अनुभव व आने वाले दिनों में हमारे मोदी फॉर पीएम संगठन के साथियों के कुछ दिशा निर्देश देते हुए बताएं कि हम भाजपा संगठन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर किस तरह से कार्य कर सकेंगे। अब मैं चाहूंगा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय विजय सोनकर शास्त्री जी की अनुमति से इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। आदरणीय शास्त्री जी। रोहित जी, आज वर्चुअल चुनाव विजयोत्सव में हम सब लोग शामिल हुए हैं। एक बड़ी सफलता के बाद आज हम लोग ये विजय उत्सव के रूप में मना रहे हैं। हमारे जो मुख्य अतिथि के रूप में आज हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों की तो इस प्रकार की भूमिका थी कि वो रात दिन काम करते रहे और इस प्रकार से विजयश्री को इतने करीब तक ला दिए कि आज हमारे कार्यकर्ता, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के समर्थित दलों के हो, और चाहे देश भर से जुड़े हुए मोदी फॉर पीएम के वॉलंटियर्स हो, वो मना रहे हैं। हम लोगों के साथ शाहनवाज हुसैन जी जुड़े हुए हैं। फूड पॉइजनिंग की वजह से थोड़ा अस्वस्थ है वो, लेकिन वो भी अपना पूरा समय हम लोगों को देने जा रहे हैं। हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि उन्हें तकलीफ जरूर है, लेकिन आज विजयोत्सव है, इसलिए सबके चेहरे खिले हुए हैं और आप लोगों के भी चेहरे पर, जो भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनका चेहरा कमल के फूल की तरह खिला हुआ दिखाई देना चाहिए। मैं रोहित जी से आग्रह करूंगा कि हमारे सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत करते हुए वो एक एक लोगों को अपने विचार रखने के लिए प्रस्तुत करें। लेकिन एक मैं अपेक्षा जरूर करूंगा कि कंसोलिडेटेड रूप से और बेहतरीन तरीके से, लेकिन विजय का वो बोध हमारे कार्यकर्ताओं को कराए, जिस विजयश्री के लिए हम लोगों ने महीनों तक रात दिन काम किया है। तो रोहित जी, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। अध्यक्षीय पीठ से मैं आपको इसका निर्देश करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। देखिए, आपने जिस तरह से बोला कि फूड पॉइजनिंग की वजह से अस्वस्थ होते हुए भी आदरणीय शाहनवाज जी हमारे बीच है, और यही जो इच्छा शक्ति है, दृढ़ निश्चय है हमारे नेताओं का, लीडरों का, वो सारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाता है। मैं चाहूंगा शाहनवाज जी से शुरुआत करें। वो हम उनका ज्यादा समय नहीं लेंगे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फूड पॉइजनिंग से परेशान है वो। तो आदरणीय शाहनवाज जी, आपसे निवेदन है कि आप हमारे कार्यकर्ताओं का इस विजयोत्सव रैली में मनोबल बढ़ाएं, उनको अप्रिशिएट करें। धन्यवाद आदरणीय शाहनवाज जी। शाहनवाज जी अभी तकनीकी कारणों से ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम इंतजार करेंगे उनके जुड़ने का, ताकि हम लाभान्वित हो सके उनके वचनों से। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय सुधांशु द्विवेदी जी से निवेदन करेंगे। प्रखर वक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद, और न जाने क्या क्या उपलब्धियां हैं उनकी, और हमेशा वो हमारी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे साथ रहते हैं।
तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सुधांशु भाई साहब से कि वो इस वर्चुअल रैली में कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। धन्यवाद रोहित जी। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। धन्यवाद रोहित जी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी और इस माध्यम से जुड़े हुए अमेरिका से जुड़े हुए विनय भारद्वाज जी, यूएस से ही निकेत सेठी जी, कनाडा से प्रफुल्ल लखानी जी, उत्तर प्रदेश से विल्टन सिंह जी, एसएस सिंह जी, एसएस वर्मा जी, एसके वर्मा जी, सुषमा त्रिपाठी जी, सुषमा मौर्य जी और मेरे सभी सम्मानित साथी प्रवक्तागण जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जो इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और मोदी फॉर पीएम संगठन के जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जो भी लोग ऑनलाइन इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, सभी का मैं अभिवादन करता हूं। देखिए, जैसे शास्त्री जी ने कहा, ये हर्ष का विषय है, पर मेरा मानना है आज हम जब आए हैं तो हर्ष तो है, क्योंकि जो चुनाव परिणाम आए हैं उन्होंने उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर तक, यानी उत्तराखंड से लेकर मणिपुर तक, गंगोत्री से लेकर संगम तक, गंगोत्री जमुनोत्री से लेकर संगम तक और गंगा जमुना से लेके यानी उत्तर प्रदेश से लेके गोमांतक यानी गोवा तक चतुर्दिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और आप लोगों जैसे जो सहयोगी संगठन, जिनकी शुभेच्छाएं और जिनका निस्वार्थ सहयोग सदा सर्वदा प्राप्त होता रहा है, उन सब की मेहनत सफल हुई है और चतुर्दिक कमल खिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विशेषकर उत्तर प्रदेश, जिसको लेकर आप सभी लोग बहुत मेहनत के साथ बहुत लंबे समय से, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर से बैठकर कार्य करना हो, देश के किसी अन्य स्थान से बैठकर कार्य करना हो अथवा विदेश में बैठ के सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य करना हो, आप सभी ने इस महाअभियान में अपना बहुत अप्रतिम सहयोग दिया है। इसके लिए मैं आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। मगर मैं यह भी कहना चाहूंगा, जो हमारे लिए जितना हर्ष का विषय है उतना ही उत्तरदायित्व का विषय है। If this is an instance of happiness and pleasure for us, this is also onus and responsibility for us. क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट जब उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है और हम सभी ने बात सुनी कि 37 साल के बाद पहली बार ऐसा मौका आया है 1984 के बाद, कि जब 85 के बाद जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिला। मैं थोड़ा इसमें और व्याख्या कर दूं, शास्त्री जी पुराने उत्तर प्रदेश के, हमें पता होगा, व्यवहारिक दृष्टि से 1962 के बाद ये मौका है, क्योंकि 62 के बाद 67 में चुनाव हुआ, वो गवर्नमेंट रिपीट नहीं हुई। 67 के बाद एक बार राष्ट्रपति शासन लग गया था, उस समय के जो मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंह चुनाव हार गए थे। फिर 73 में वो गवर्नमेंट आई, मगर 67 में माइनॉरिटी में थी, 73 में भी वो गवर्नमेंट यथावत रिपीट नहीं हुई। 77 में जनता पार्टी की सरकार आ गई, 80 में फिर कांग्रेस लौट के आ गई, और जो 85 का फरवरी मार्च का चुनाव था, जो इंदिरा जी की हत्या के बाद के समय में हुआ था, बस उसको अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो व्यवहारिक दृष्टि से 1962 के बाद 60 साल के बाद एक ऐसा मौका आया है जब कोई सरकार दोबारा रिपीट हुई है। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा तो जब से गठित हुई है 1937 से, तब से कभी ऐसा मौका नहीं आया कि किसी ने 5 साल, ब्रिटिश टाइम्स 5 साल तक पूरा किया हो और उसके बाद दोबारा रिपीट हुए हो। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कार्य हुआ है, जिसमें आप सभी का सहयोग प्राप्त। देखिए, आपने अपने अलग अलग तरीकों से जो सहयोग दिया है, इसके लिए वो बड़ा प्रख्यात जो पुराना उदाहरण है कि जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो एक गिलहरी भी अपने पीठ के ऊपर बालू के कण ले जाकर, थोड़ी मिट्टी ले जाकर वहां पर गिराती थी। तो लोग कहते थे कि साहब इससे क्या हो रहा है। किसी ने पूछा तो उसने कहा कि इसमें महत्व इसका नहीं है कि हम कितना योगदान कर पा रहे हैं, महत्व इसका है
कि भगवान राम के इस कार्य में हमारा भी योगदान हो रहा है। तो मैं मानता हूं कि आप सभी लोगों ने उसी श्रद्धा भाव से, उसी शुद्ध भाव से, उसी भक्ति भाव से कार्य किया है। जो तुलसीदास जी ने कहा था ना, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। तो आप लोगों ने कोई विश्राम नहीं लिया है, परंतु आगे भी मैं ये कहना चाहूंगा, अभी हमारा लक्ष्य सॉल्व नहीं हुआ है, ये तो हम एक कदम और आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने के पहले जो वातावरण था, लॉ एंड ऑर्डर, विकास, ईमानदारी, भ्रष्टाचार की अधिकता, ये सारी चीजों पर बहुत सारा प्रश्न चिन्ह था। इन 5 वर्षों में तमाम प्रश्न निर्मूल हुए हैं। अब आगे आप समझिएगा, विकास, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट से लेकर अभी अभी सरकार ने आने के बाद अपना पहला निर्णय क्या लिया कि 3 महीने के लिए गरीबों को जो राशन की सुविधा थी उसे और 3 माह के लिए बढ़ाया है। यानी गरीब और अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति को साथ में लेकर हम आगे बढ़ें और ऊंचाइयों पर भी पहुंचेंगे। तो एक्सप्रेसवे भी बन रहे हैं, जहाज भी बनेंगे, ब्रह्मोस मिसाइल की फैक्ट्री भी बनेगी, जेवर का एयरपोर्ट भी बनेगा, फिल्म सिटी भी बनेगी। उत्तर प्रदेश एक नया स्वरूप लेता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगले 5 वर्षों में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की एक बदली हुई तस्वीर होगी। पिछली बार हमने उसे दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया था, अब हम यह आशा करेंगे कि इन 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरे। यहां एक और बात भी कहना चाहूंगा कि इस चुनाव में एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल और कल्चरल, यानी वैचारिक और एक सांस्कृतिक विचार भी निरंतर था, क्योंकि हमने सिर्फ विकास के पथ पर ही प्रदेश को आगे नहीं बढ़ाया है, हमने वैभव के पथ पर ही आगे नहीं बढ़ाया है, हमने गौरव के पथ पर भी आगे बढ़ाया। वो गीत बहुत चला था, आप सबने सुना होगा ना, कि अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, मथुरा भी सजा दे। परंतु मैं इसमें एक रोचक तथ्य भी आपको बताना चाहता हूं। कई बार क्या होता है कि हम जब देश के सेंटर में, हार्टलैंड में आके बैठते हैं, तो दूर दराज के क्षेत्रों के साथ हमारा उस ढंग का सामंजस्य और संपर्क नहीं रह जाता है। यही उत्तर प्रदेश के साथ मणिपुर का भी चुनाव हुआ। शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो, निश्चित रूप से शास्त्री जी को तो पता होगा, कि मणिपुर का भी उत्तर प्रदेश से बड़ा गहरा संबंध है, प्राचीन काल से। मणिपुर भारत के उन क्षेत्रों में से एक है जिसका वही प्राचीन कालीन नाम है जो हमारे यहाँ प्राचीन काल में था। महाभारत में मणिपुर का उल्लेख है और मणिपुर के नाम से ही उल्लेख है। और संबंध क्या था कि पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर आज के उत्तर प्रदेश में थी, मेरठ के पास। भगवान कृष्ण की भूमि, जन्मभूमि मथुरा आज के उत्तर प्रदेश में है। मणिपुर में जब अर्जुन अज्ञातवास में थे तो वहां की एक राजकुमारी चित्रांगदा से उनका प्रेम हुआ था। तो वहां के राजा ने यह शर्त रखी थी कि मैं एक ही शर्त पर आपसे विवाह करूंगा अपनी पुत्री का, कि इससे होने वाला पुत्र यहीं रहकर हमारे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, चूंकि मेरे कोई पुत्र नहीं है, पुत्र ही है। तो उन्होंने चित्रांगदा से विवाह किया और अर्जुन का एक पुत्र था बब्रुवाहन, जो मणिपुर का राजा रहा। वो एक अलग कहानी है, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे कि बाद में युद्ध भी हुआ था और अर्जुन को उसने परास्त भी किया था। यह मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि महाभारत काल के में अर्जुन का एक पुत्र मणिपुर का राजा था और वो मणिपुर आज तक था। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि यदि हम ये कहते हैं कि हमारा वैचारिक आधार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, तो संस्कृति के सूत्रों के द्वारा ये देश के भिन्न भिन्न हिस्से किस प्रकार आपस में संबद्ध हैं वह हमें दिखाई पड़ता है। और उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं उसका एक केंद्र बिंदु बन रहा था। उत्तर प्रदेश उसका एक नए स्वरूप, जिसे कहते हैं कि मॉडर्न वे में भी उभर कर सामने आ रहा था कि हमें मॉडर्निटी पे भी आगे बढ़ना है। और जो हमारी सांस्कृतिक राजधानी काशी हो या अयोध्या हो या मथुरा हो, कुंभ में आपने देखा कितना सुंदर आयोजन हुआ था। तो यह भी भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना हो, तो हमने सब सांस्कृतिक स्वरूपों को भी आगे बढ़ाया था। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने बहुत मेहनत के साथ, कर्मठता के साथ काम किया है। अब आगे राष्ट्र एक नए स्वरूप में आगे बढ़ रहा है, एक नई अंगड़ाई लेते हुए यह राष्ट्र आगे बढ़ेगा। क्योंकि राष्ट्र क्यों कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने कहा, आपको याद हो क्या कहा उन्होंने, कि 2019 जब हम जीते थे तो तमाम राजनीतिक विश्लेषक कहते थे इसमें कौन सी खास बात है, ये तो 2017 के उत्तर प्रदेश की जीत के साथ ही तय हो गया था। तो मैं कहूंगा
तय कि अब 2022 की जीत ने भी कहीं ना कहीं 2024 के लिए भी मार्ग प्रशस्त कर दिया है। यानी भारत का मार्ग क्या है, यह द्रष्टव्य हमें 2022 का चुनाव दर्शाता है। दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन of 2024 general election that in what way and in which direction the feeling and sentiment of the people are going to be. So what I am trying to say कि 2014 में भारत के क्षितिज पर एक अरुणिमा की लाली उभरी थी, 2019 में वो प्रखरता के साथ आगे बढ़ी। उसी प्रकार 2017 में उत्तर प्रदेश के क्षितिज पर अरुणिमा की लाली उभरी थी। अब 2022 में उसका आदित्य अर्थात सूर्य प्रखरता के साथ उभरता नजर आ रहा है। इसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि अरुण गगन पर महाप्रगति का, अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई, सोया हिंदुस्तान उठा। तो इससे आप सिर्फ ये समझ सकते हैं कि आगे अभी हमें बहुत बड़े कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश यहाँ सबसे बड़ी जनसंख्या रहती है। यदि वह अपने पूरे पोटेंशियल के साथ आगे नहीं बढ़ेगा तो आप कैसे समझ सकते हैं कि पूरा भारत अपने उस मुकाम को हासिल कर पाएगा जो मोदी जी ने अपने विजन में रखा है। क्योंकि यह स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव है, यानी 75वां वर्ष। स्वतंत्रता आंदोलन के भिन्न भिन्न स्तरों पर उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो हम यह भी देखेंगे कि अमृत महोत्सव से लेकर प्रधानमंत्री जी ने कहा है अमृत काल तक, यानी 100 वर्ष जब पूरे होंगे, अगले 25 वर्ष में भारत को जगत गुरु की स्थिति तक पहुंचाना है। और मैं मानता हूं कि यह अमृत महोत्सव के वर्ष में जो कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ है, इसने कहीं ना कहीं उसी का मार्ग प्रशस्त किया है। जैसे 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था, उसका सबसे बड़ा बैटलफील्ड आज के यूपी में ही था, मतलब उसका सबसे बड़ा हिस्सा, और उसी ने आगे जाके मार्ग प्रशस्त किया। 1947 में हम लोग आजाद हुए और एक नया स्वरूप उभर के सामने आया। तो मैं मानता हूं आज भी यह कहीं ना कहीं नियति का संकेत है। और उस संकेत के साथ जो यह बात भी मैं पुनः कहना चाहूंगा कि हमने काशी विश्वनाथ को भी उभरते देखा, अयोध्या को भी उभरते देखा। और आप कहेंगे किस प्रकार का संकेत देता है, तो संक्षेप में सिर्फ बताना चाहता हूं, अगर हम कह रहे थे कि अयोध्या भी सजाई है और काशी भी सजाई है, तो ये कोई हम ऐसे नहीं कह रहे थे कि कोई भावनात्मक आधार पर, इसके गहरे अर्थ हैं। क्योंकि जब आप काशी विश्वनाथ में श्रद्धा से अपना सर झुकाते हैं तो आपका श्रद्धा का वह केंद्र बिंदु उत्तर में अमरनाथ से जुड़ता है, दक्षिण में रामेश्वरम से जुड़ता है, पश्चिम में सोमनाथ से जुड़ता है, पूर्व में मल्लिकार्जुन से जुड़ता है, तो काठमांडू के पशुपतिनाथ से भी जुड़ता है और पाकिस्तान के कटास राज्य से भी जुड़ता है। तो यह वृहद जो सांस्कृतिक चेतना है, वृहद राष्ट्रीय चेतना के साथ अविभाज्य रूप से हम जुड़ जाते हैं। We become the integral part of the vast Indian consciousness by just bowing our head in काशी विश्वनाथ। और वो मैंने जो पिछली बार भी बोला था कि सबसे बड़ी जो 21st सेंचुरी की डिस्कवरी हुई है वो हुई है सन लेबोरेटरी में, यूरोप में, गॉड पार्टिकल। और उसकी लॉबी में जाइए तो वहां नटराज की यानी तांडव करते हुए शिव की मूर्ति है, जो कि बहुत बड़े जो साइंटिस्ट हैं कार्ल सेगन, उन्होंने कहा है कि नाउ द साइंस हैज कम टू द कंक्लूजन दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। तो हम वहां तक से जुड़ जाते। इसलिए काशी का कॉरिडोर सिर्फ एक धार्मिक नहीं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक विराटता से लेके वैज्ञानिक महानता तक सभी जगह हमारा बिंदु जोड़ देता है। वहीं अगर हम अयोध्या की बात करें तो राम मंदिर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि श्रेष्ठतम मानवीय मूल्य अगर किसी एक चरित्र में दिखते हैं तो भगवान राम के चरित्र में, जो कि दुनिया का इतिहास भरा पड़ा इस उदाहरण से कि भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठता है, बेटा बाप को मारकर गद्दी पे बैठता है। उसके कंट्रास्ट में जो लोग भगवान ना भी मानते हो वो भी अपने दिल पे हाथ रख के सोचें कि पिता के एक वचन पे जंगल जाने का और भाइयों के लिए खड़ाऊ रख के शासन करने का उदाहरण कितना श्रेष्ठ है। दिस इज द पिनाकल ऑफ मोस्ट प्रोफाउंड ह्यूमन वैल्यूज इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री। तो ये उसका भी प्रतीक बन के उभरेगा। इसलिए मैंने आपसे बात कही कि जो कुछ परिवर्तन हुआ है वो एक बड़ा परिवर्तन है। आगे भी आप इसमें अपनी भूमिका सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ाएं और मैं चाहूंगा कि आप निरंतर जुड़े रहें
और इस विचार पर कि कभी शांत होकर बैठने का प्रयास न करें कि अब जो अचीव करना था कर लिया। आप सोचिए कि अभी तो हमने पहला कदम रखा था, दूसरा कदम मिला है और आगे लंबी यात्रा करनी है। वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो कविता है, पहले एक हिंदी में कह देता हूं कि जीवन का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह न। या रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो कविता है ऑलमोस्ट इसी भाव की इंग्लिश में कि वुड्स आर लोनली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो फिर एक बार अंत में आप सभी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए, जिसने कि आप सबने इस महान विजय में अपना योगदान दिया, और यह विश्वास व्यक्त करते हुए कि अब राष्ट्र निर्माण का जो महायज्ञ है इसमें आपकी आहुति, आपके कार्य की आहुति, आपकी समिधा, आपका योगदान निरंतर बनता रहेगा और भारतीय संस्कृति की वो श्रेष्ठता की ज्वाला सिर्फ भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए आप सभी के प्रयासों से, चाहे आप विश्व के किसी भी कोने में हो, आप सतत योगदान देते रहेंगे। जो लोग भारत के बाहर से बैठे हैं उनके लिए भी एक पंक्ति कह देता हूं कि यद्यपि सब जग का हित चिंतन सबको आवश्यक है, किंतु व्यक्ति पर सबसे पहले देश जाति का हक है। पैदा कर जिस देश धर्म ने तुमको पाला पोसा, किए हुए है वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा। उससे होना उर्ण प्रथम है सत कर्तव्य तुम्हारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन साथ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सम्मानीय उद्बोधन के बाद मैं बिल्कुल भी प्रवाह को रोकना नहीं चाहूंगा और निवेदन करूंगा श्री प्रेम शुक्ला जी से, जो बहुत ही एक मजबूत सिपाही है संगठन की और प्रखर वक्ता है। आदरणीय प्रेम शुक्ला जी। धन्यवाद रोहित जी। आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी के इतने जबरदस्त उद्बोधन के बाद मन करता है कि मंत्रमुग्ध होकर उनको ही सुना जाए, और वाचा फोड़ने का कोई अवसर नहीं है यह। फिर भी आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी की जो ओजस्वी वाणी है, उस वाणी के बाद जैसे किसी ने जो है पद्य रस बरसाया हो और उसके बाद कोई गद्य गदा भांजे, उसी तरह से मैं गद्य गदा भांजने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं आदरणीय रोहित गंगवाल जी और डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी के मार्गदर्शन में जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में मोदी फॉर पीएम की जो टीम सक्रिय थी, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? सुन पा रहे सर, सुन पा रहे जी, धन्यवाद। उसमें आदरणीय अंकित बर्नवाल जी, आदरणीय पंकज मिश्रा जी, आदरणीय राजेश जोगी जी, आदरणीय राजीव सिंह जी, आदरणीय उमाशंकर सोनी जी समेत जितने भी लोग इस अभियान में जुटे थे, इस अनुष्ठान में जुटे थे, उन सबको मैं साधुवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। देखिए, हमारे इस कार्यक्रम की सतत अध्यक्षता करने वाले डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी के नाम में ही विजय है। ऐसे में विजयोत्सव तो सुनिश्चित था कि विजय जी तो उत्सव ही मनाएंगे, विजय का शोक तो हो ही नहीं सकता है। हमने आज तक सुना ही नहीं कि विजय का शोक भी कहीं होता है। तो ऐसे में आदरणीय विजय सोनकर शास्त्री जी की अध्यक्षता में आदरणीय रोहित गंगवाल जी और उनकी टीम ने जो इन वर्चुअल रैलीज के माध्यम से उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब, इन 5 राज्यों के चुनावों को में भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को प्रेरित करने का जो अनूठा उपक्रम किया, उसके लिए मैं विशेष रूप से सबका, जितने भी लोग इस अनुष्ठान में जिस तरह से भी शामिल हुए, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं। आदरणीय सुधांशु जी ने जो बात जहां छोड़ी उससे थोड़ा सा आगे मैं अब अपनी बात को बढ़ाता हूं। देखिए, मणिपुर से लेकर सुदूर पूर्वोत्तर और सुदूर पश्चिम में गोमन तक, इन दोनों स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय मिलना यह इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के चतुर्दिक विस्तार की जो आवश्यक पृष्ठभूमि थी
वो पूरी तरह से परिपक्व हो गई है, मिट्टी पक गई है। हम लोग 2014 के लोकसभा चुनाव के समय पहले जब विमर्श में बैठते थे तो कांग्रेस और उनके बगल बच्चा दलों के जो प्रवक्ता हैं वो बार बार एक व्यंग कसा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रीय दल है ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो क्षेत्रीय दल है। लेकिन आज जो व्यंग कसने वाली शक्तियां थी वो विलुप्त प्राय प्राणी होने के कगार पर हैं। उनकी जो दशा है, अगर इसी तरह से आप सबने भारतीय जनता पार्टी के विजय अभियान की गति को बरकरार रखा तो आने वाले दिनों में इनको अमीबा की शक्ल में आप पाएंगे और माइक्रोस्कोप के अतिरिक्त जो है ये आंखों से, खुली आंखों से दिखाई नहीं देंगे। इस स्थिति को सिर्फ 2014 से 2022 इन 8 वर्षों के अंत्योदय और सुशासन के माध्यम से जिस तरह से आखिरी व्यक्ति को सशक्त करने का है, उसका सत परिणाम है। मणिपुर में हमेशा ब्लॉकेड हुआ करता था, हम लोग सुनते थे कि ऐसा महीनों तक जो है वो देश से कटा रहता था। 5 वर्षों में मणिपुर में एक ब्लॉकेड कि मणिपुर देश से कट गया हो, ऐसा एक प्रसंग भी किसी के स्मरण में नहीं होगा। गोवा कहते थे कि वहां तो भाई विधायक बिकाऊ है, पता नहीं कब किसकी सरकार कब पलट दे। लेकिन वहां जब भारतीय जनता पार्टी की अल्पमत के बावजूद बहुमत वाली सरकार बनी और 5 वर्षों के सुशासन के बाद गोवा की जनता ने यह निर्धार लिया कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को ही स्पष्ट बहुमत देकर गोल्डन गोवा का जो सपना है उसको साकार किया जाए और स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के स्वप्न को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साकार करने का एक सुअवसर भारतीय जनता पार्टी फिर से दिया। उत्तराखंड के बारे में भी इसी तरह की बातें थी कि वहां तो दूसरी बार कोई सरकार आती ही नहीं और जब से उत्तराखंड का निर्माण हुआ, पहला चुनाव 2002 का हुआ से लेके 22 पिछले 3 चुनाव में यही गति थी। उस जो लोगों ने एक परंपरा के रूप में स्वीकार लिया था कि वहां सरकारों का परिवर्तन 5 वर्ष के बाद सुनिश्चित है, उस इतिहास को भी परिवर्तित करने का कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मनमोहक नेतृत्व के कारण ही संभव हो सका। और उत्तराखंड में एक बार फिर से चारों धाम को जोड़ने वाले, उत्तराखंड का विकास करने वाले, उत्तराखंड को जुमे के दिन नमाज पढ़ने के लिए छोड़ने वालों को नकार करके देवताओं की दैवत्व को स्वीकार करके उत्तराखंड के चतुर्दिक विकास का संकल्प लेने वालों को जनादेश दिया है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं, जैसे आदरणीय सुधांशु जी ने बताया कि 1962 के बाद पहली बार किसी को जो है सरकार सतत अवसर प्राप्त हुआ है। मैं उससे आगे मैं कहता हूँ जो उन्होंने पहले कहा 1937 से 1952 के बाद, भाई 1952 का तो वो चुनाव हुआ था स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि के कारण, कांग्रेस के अतिरिक्त कोई दल ही नहीं था और 1957 तक भी किसी दल का उदय नहीं हुआ था, बल्कि कांग्रेस का ही आपसी अंतरकलह के अतिरिक्त कोई जो है जिस तरह से विपक्ष होना चाहिए वो अनुपस्थित था। 1952 और 57 के चुनाव को भी स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की पूंजी थी, उस पूंजी को खा जाने वाली पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो अपनी नीतियां थी उसके कारण वो थे। वहां पर सही मायनों में अगर कोई चुनाव विकास के नाम पर पिछले 70 वर्षों में हुआ तो वह चुनाव 2022 का था। जो लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश को जातीय जंजाल से मुक्त नहीं कराया जा सकता, विकास के नाम पर चुनाव नहीं हो सकता, उस उत्तर प्रदेश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 5 वर्षों में जिस तरह से अंतिम आदमी के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन करने का कार्य हुआ, उसका सत्परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर सिर्फ बहुमत नहीं दिया है बल्कि 2/3 बहुमत दे दिया है। 1993 से एक बड़ी टीस मन में हुआ करती थी हम लोग को। 1993 में जब बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ, उस विध्वंस के बाद लगा था कि राम लहर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। तब यही
समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठजोड़ ने उत्तर प्रदेश में राम लहर के बावजूद सरकार आने की हमारी जो क्षमता थी, उस क्षमता को पराजित करने का कार्य किया था। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार नहीं बनी तो व्यंग कसा गया था, मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और हमारी 4 सरकारों को बर्खास्त करने का जो संवैधानिक कुकर्म हुआ था, उस कुकर्म को भी यह देश भूल गया कि राम लला के भव्य दिव्य मंदिर को बनाने के लिए बाबरी के विध्वंस का पराक्रम करने वाले, पुण्य करने वालों को दंडित करने का जो संवैधानिक दुष्कर्म हुआ था, उसको भी लोग भूल गए थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई थी। तो मन में एक आशंका निश्चित तौर पर बनी रहती थी कि अगर 2022 में भी किन्हीं कारणों से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तो प्रचंड बहुमत नहीं मिला, सरकार बनते बनते किसी कारण रह गई और ये प्रयास विपक्ष के स्तर पर पूरा हुआ था, तो ये होगा कि राम की जो हमारी शक्ति है, राम की जो अक्षुण्ण अखंड शक्ति है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाने का काम जो विश्लेषक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विरोधी हैं, वो निश्चित तौर पर करेंगे। लेकिन चूंकि 2019 के परिणामों के बाद और जब रामलला के भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, तब भी यदि सरकार नहीं आती तो अयोध्या और काशी में बैठे हमारे जो महादेव और प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, उनकी शक्ति पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने से लोग संकोच हमारे विरोधी नहीं करते। ऐसे में 2022 की सरकार आने के बाद रामत्व का विजय हुआ है, प्रभु महादेव की जो शक्ति है उसकी विजय हुई है और मथुरा को भी एक बार फिर से सजाने का सुअवसर जनता ने प्रदान किया है। और इस कारण उत्तर प्रदेश की जीत सिर्फ एक जीत नहीं है, बल्कि इस जीत ने 2024 में विपक्ष को पराजित मानसिकता में ढकेल देने का कार्य भी किया है। और विपक्ष के समझ में इस समय नहीं आ रहा है कि वह एकीकृत होकर भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किस तरह से करे। ये निश्चित तौर पर अत्यंत हर्ष का विषय, क्योंकि उत्कर्ष हमेशा हर्ष का विषय होता है, लेकिन ये मन में एक चीज अब भी है कि हम पंजाब में क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे। भाई उत्तर में जब पूरा उत्तर भारत भारतीय जनता पार्टी में हो गया है, जम्मू एवं कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सशक्त उपस्थिति हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार सरकार आई है, भी तमाम प्रयासों के बावजूद विरोधियों के हम जीतते रहे हैं। हमारे पास हिमाचल है, हमारे पास हरियाणा है, हम राजस्थान में आने वाले हैं, ये सुनिश्चित है, ये संकेत है। तो पंजाब हमसे बचा क्यों रह गया? और सीमांत प्रांत पंजाब हमारे हाथ में आना चाहिए। इसके लिए भी हमको जो है सक्रिय होने के लिए, इसके लिए भी हमको दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा। और दक्षिण में भी या पूरब में जैसे उड़ीसा बाकी है, बंगाल की हार का दर्द हमारे सीने में दफन है, उसको भी हमको विजय में परिवर्तित करना है। उसी तरह से दक्षिण के जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी को आज भी लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उन प्रदेशों में भी आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को बनाने के लिए हम सबको संकल्पबद्ध होना पड़ेगा। और समग्र भारत में चप्पा चप्पा भाजपा का जो नारा है उसको साकार करना है, ताकि प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, भगवान महादेव की नीतियों वाला भारत हम पुनर्निर्मित कर सकें। तब हम भारत को विश्व गुरु के प्रतिष्ठा पर प्रतिष्ठित करना हमारे लिए संभव हो सके। यह संकल्प लेना, देखिए बातें बहुत की जा सकती हैं, समय की सीमा है और मुझे डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी टोक दें उसके पहले मैं अपनी बात जो है समाप्त करता हूं। एक बार फिर से जितने लोग इस अनुष्ठान में शामिल हुए उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं, उन सबको साधुवाद देता हूं और एक बार फिर से भगवान श्री राम जी की का जयकारा करते हुए जय श्री राम, भारत माता की जय, श्री राम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत बहुत समय की सीमा का ध्यान रखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बिल्कुल हमको समय की सीमा का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है और इसी क्रम में अब मैं निवेदन करूंगा कि
आगे गोपाल जी अग्रवाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने समय समय पे हमारी टीम का मार्गदर्शन किया है। सैयद शाहनवाज हुसैन का क्या हो गया? वो तो आ चुके थे लाइन पर। उनका शायद एक बार चेक कर लेते, मुझे वो वापस डिस्कनेक्ट हो गए, वो आ गए थे, डिस्कनेक्ट हो गए फिर से। तो उनसे वापस संपर्क करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, तो हम उनका ज्यादा समय नहीं लेंगे। जब भी वो थोड़ा सहज फील करेंगे हम लोग उन्हें कनेक्ट कर लेंगे। पर हमारे बीच अभी गोपाल जी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो क्रम को आगे बढ़ाएं। हम लोग यहाँ पे इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। विशेषकर मैं 2-3 लोगों का नाम, जो लोग मेरे संपर्क में आए, उनका यहाँ नाम लेना जरूर चाहता हूँ। गोवा से क्रिस्टोफर डिसूजा जी का, और प्रभास गुप्ता जी का मणिपुर से, और सतीश रावत जी का उत्तराखंड से, और विजय सोनकर शास्त्री जी का, शहनवाज जी आ गए हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। भारत माता की जय। जय जय भारत माता की जय। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए आपके मार्गदर्शन में आदरणीय गोपाल जी, हम देश विदेशों में रह रही इंडियन कम्युनिटी के साथ जुड़कर भारत को आर्थिक रूप से नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निश्चित तौर पर अपने भरपूर प्रयास करेंगे। अब मैं बिल्कुल समय नहीं लूंगा, हमें पता है शाहनवाज जी आज फूड पॉइजनिंग से परेशान है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने फिर भी हमारे लिए समय निकाला। आदरणीय शाहनवाज जी। जी, सब लोगों को नमस्कार। मैं सुधांशु जी के भाषण से लेकर प्रेम शुक्ला जी का और गोपाल जी का तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैंने पूरा भाषण इनका सुना है। मैं इनसे अपने आप को संबद्ध करता हूँ। विजय शास्त्री जी हमारे सही कहा कि इनके नाम के साथ ही विजय है। तो और जहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस ताकत से हम सब लगे हैं, तो मैं मानता हूं कि जो बातें कही गई हैं वो सब बातें सच्चाई बयान की गई। और शुक्ला जी का और सुधांशु जी का तो जानते हैं, दोनों बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। जब ये दोनों होते हैं तो नहीं बोला जाए तो अच्छा है। और इकोनॉमिक्स के बारे में गोपाल जी का भी कोई जवाब नहीं है। हम लोगों को भी कोई डिबेट में जाना होता है तो हम गोपाल जी के बारे में कह देते हैं कि भाई आप उनसे डिबेट कर लो। तो आपने आज बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बुलाए हैं। और मैं जानता हूँ, मैं कल मेला घूमने चला गया था पटना में बिहार दिवस पे, तो मैंने डोसा खा लिया था। और मेला में कभी डोसा वोसा नहीं खाना चाहिए, आलू बहुत दिनों से बना होता है और वो उसमें बना के देते हैं, तो थोड़ी फूड पॉइजनिंग हुई थी। अभी मैं ठीक हूँ और कल से फिर ड्यूटी पे लग जाऊंगा। तो आज शास्त्री जी ने कहा कि आप लंबा न भी बोलें लेकिन हाजिरी जरूर दे दें, तो मैं हाजिरी देने आया हूँ। तो जैसे वक्ता के नाते नहीं, मैं श्रोता के नाते मौजूद हूँ और मैंने पूरी बातें सुनी है। और ये सही है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के वक्त में लोग कहते थे कि क्या होगा, और मीडिया में भी कुछ लोग परसेप्शन बना रहे थे, वो यूपी में क्या होगा, पश्चिमी यूपी में क्या होगा, पूरब में क्या होगा। लेकिन देखिए, बहुत बड़ी बात है कि 275 सीट जीतना, इतनी ज्यादा सीट जीतना और दोबारा सरकार में आए, तो एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, कई विधायकों के प्रति नाराजगी होती है, कई लोगों का व्यवहार बहुत चिड़चिड़ापन वाला होता है, उससे लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन यूपी के लोगों ने देखा कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं लाएंगे तो वो लोग आ जाएंगे जो मुलायम सिंह यादव के दौर में और अखिलेश यादव के दौर में आजम खान और मुख्तार अंसारी की सरकार आ जाएगी। कहने को तो ये लोग रहते हैं लेकिन राज वही कर लेते। तो यूपी की जनता का धन्यवाद है आज कि उन्होंने बड़ा काम किया। लेकिन उत्तराखंड की जीत को भी मैं बहुत बड़ी मानता हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में दोबारा आना और जिस तरह का माहौल बना था, हमारे पार्टी के लोग भी कहते थे कि टफ लड़ाई है। मैं गया था प्रचार में, लेकिन उत्तराखंड के लोगों ने भी देखा
क्योंकि वो मोदी जी से बहुत प्यार करते हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्होंने कहा मोदी की पार्टी को, बीजेपी को जिताना है। व्यक्ति कई विधायकों से नाराजगी हो सकती है, मंत्रियों से हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा नेता है, और ये इस सदी में जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि बीजेपी की बहुत बड़ी ताकत हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं। और हमारी विचारधारा तो विचारधारा तो जैसी थी वैसी है, वैसी रहेगी। लेकिन जब नेतृत्व अच्छा हो जाता है, विश्वास हो जाता है, गरीबों के कौन काम आया, सब समाज का वोट मिला है। गोवा में हम आए, मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट में दोबारा आना, गोवा में फिर से पूर्ण बहुमत से आना, कितनी बड़ी बात है। तो 2024 में मुझे लगता है कुछ लोग पैसा बचाएंगे, अपना चुनाव भी नहीं लड़ेंगे शायद ज्यादा, क्योंकि 24 तो फिक्स हो गया है। 24 तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों ने मन बना लिया है, और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना देश के लोगों ने देखा है वो पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है कांग्रेस 24 के चुनाव में भी बुरी तरह पराजित होगी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ पार्टियां जैसे पंजाब में जीत गए अरविंद केजरीवाल, उनकी बोली भाषा बदली नजर आ रही है। जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं असेंबली में, मुझे लग रहा है कि बहुत दिनों बाद, पहले तो मुरझाए मुरझाए से रहते थे, आजकल ज्यादा खिलकर बोल रहे हैं। और जिस तरह की भाषा बोली कश्मीरी फाइल को लेके, अन्य विषय को लेके, वो भी बहुत दुखद है। तो हम सबको कोशिश करनी है। एक बात साफ है, जो जनता के काम आएंगे जनता उसी को वोट देगी। अब जात पात मजहब से ऊपर उठ के वोट देते हैं। ये सही है कि मुस्लिम समाज के वोट में बहुत ज्यादा अल्पसंख्यक समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला, और क्योंकि बहुत पुरानी गलतफहमियां खड़ी हैं। जब मोदी जी, योगी जी काम करते हैं तो वो कहाँ देखते हैं कि कौन किस जात का है, किस मजहब का है। वो तो यही देखते हैं जो गरीब है उसके घर में अनाज पहुंचाना है, उसको कोरोना वैक्सीन पहुंचाना है, उसके घर पे छत डालना है। तो ये जो लोगों के काम आएंगे, तो ये अगले चुनाव में आप देखिएगा कि सब समाज का वोट आएगा। और हम सब कोशिश कर रहे हैं। मैं 1986 से बीजेपी में काम कर रहा हूँ, 1986 से, और तब का दौर देखा और आज का दौर देख रहा हूँ। तो हमें गर्व है कि हम सब ने मेहनत की, और मेहनत का नतीजा हुआ कि आज मोदी जी के आशीर्वाद से चारों राज्य में सरकार बनी, और योगी जी ने पराक्रम दिखाया और बहुत परसेप्शन तोड़ा है। लोग कहते थे जो नोएडा आता है वो मुख्यमंत्री नहीं बनता, लोग कहते थे जो लोग यहाँ जाते हैं वो नहीं बनते। आखिर योगी जी ने सब कुछ करके दिखाया है। तो इसलिए मैं बहुत बधाई देता हूँ आप लोगों को कि आपने ये कार्यक्रम रखा, और फिर जुड़ते रहेंगे। अब यूपी तो संवार दी है, वो कहते हैं ना, यूपी संवारी है, अब बिहार की बारी है। तो मैं बिहार में काम कर रहा हूँ, आजकल बिहार दिवस चल रहा है, और बिहार में आप जानते हैं कि उद्योग मंत्री होकर उद्योग लगाना कोई आसान काम नहीं है। तो मुश्किल काम मेरी पार्टी ने वहां दिया है, मैं उसमें भी काम कर रहा हूँ। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग पार्टी मोदी फॉर पीएम और ये सब तो चलाते ही हैं, एक बार बिहार के लिए भी, क्योंकि बिहार के बारे में परसेप्शन बदल जाता है। लोग कहते हैं, जिन्होंने फिल्म देखी गंगा जल अपहरण, इसी से बिहार की इमेज को जानते हैं। बिहार बदल गया है, बिहार में सुशासन है, एक अच्छी सरकार है। वहां भी हम कैसे जोड़े, तो हम एक दिन आपके फोरम से बिहार के बारे में हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं। अगर आप मौका देंगे तो हम आपके फोरम का सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग करेंगे और आपसे मिलेंगे। तो ऐसे शास्त्री जी, जब से मैं बिहार में मंत्री बना हूँ, एक बार भी हमारे बार आग्रह पे भी हाजिरी उन्होंने नहीं दी है वहाँ बिहार की जनता के बीच में। तो मैं चाहता हूँ कि शास्त्री जी आए और हम शास्त्री जी वहीं से जुड़े और आपके फोरम से जुड़े। सब जगह बीजेपी की सरकार बने, बिहार में भी एनडीए की सरकार है और उसमें हम सब काम कर रहे हैं। मैं फिर से गंगवाल जी का और शास्त्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमने तो सही है, आज आप हमें वक्ता मत माने, आज शास्त्री जी के अनुरोध पे मैं श्रोता बन के बैठा हूँ
फिर भी मैंने चंद बातें कह दी। आप जानते हैं नेताओं की आदत होती है, बोलने का मौका देंगे तो वो छोड़ेंगे नहीं। तो हमने जो है ये चंद मिनट आपसे ले लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने हमें इतने बड़े फोरम पे बुलाया। हमारे जैसे नाचीज व्यक्ति को, सारे राष्ट्रीय नेता थे आपके, सुधांशु त्रिवेदी जी, शुक्ला जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, विजय शंकर जी, आपने बिहार के भी छोटे राज्य के एक छोटे मंत्री को जोड़ा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। नुपुर जी को एक फ्लाइट कैच करनी थी, वो काफी समय तक जुड़ी हुई थी, उन्होंने फ्लाइट कैच करनी थी, तो हम कोशिश करते हैं कि कभी वो एयरपोर्ट से वो कनेक्ट कर सके। अच्छा, वो थी हमारे साथ, बट उन्होंने, क्योंकि उन्हें ट्रेवल करना था, इस समय वो कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि नुपुर जी का भी बहुत बड़ा योगदान था हम लोगों के इस वर्चुअल रैली के क्रम में जुड़ने का। मैं इस विजय से संबंधित वर्चुअल चुनाव विजयोत्सव 2022 की अध्यक्षता करते हुए सर आपकी आवाज सुनो, नो। प्यारे बंधुओं, मैं तो सोच रहा था कि ये हम लोगों का जो कार्यक्रम है, आज का जो रैली है, ये विजय रैली के रूप में हम लोग मनाएंगे इसको, और खुशियां एक दूसरे से साझा करेंगे। शास्त्री जी, आपको मैं इंटरप्ट करूंगा 1 सेकंड के लिए, आपकी आवाज कम आ रही है, एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए वापस से। अब मेरे ख्याल से आ रही होगी, आवाज आ रही है? हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था कि आज ये हम लोगों का जो विजय रैली थी, भारी सफलता के बाद, 4 राज्यों में सरकार बनाने के बाद और 5वें राज्य में भारतीय जनता पार्टी का खेती की जो भूमिका थी उसको खेत को तैयार करके उसमें बीज लगाने तक का सफल कार्यक्रम किया गया है। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि ये विजय रैली नहीं बल्कि समीक्षा रैली के रूप में हो रही है। हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। विजय रैली तो विजय रैली के रूप में होनी ही चाहिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अथवा भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता, विजय रैली नहीं बल्कि समीक्षा रैली को मनाने में ही विश्वास रखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में विजय रैली को संबोधित किया, परंतु दूसरे ही दिन वो गुजरात में रोड शो कार्यक्रम करने में लीन हो गए थे। तो ये एक सच्चाई है और इस सच्चाई से हम दूर नहीं हो सकते, बल्कि इस सच्चाई को हम लोग साथ में रख करके चल सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे मित्रगण, सैयद श्री शाहनवाज जी, जो फूड पॉइजनिंग के शिकार होते हुए भी उन्होंने अपना पूरा समय दिया और अभी भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, जो प्रखर वक्ता हैं और उन्होंने भारतीय इतिहास का दर्शन कराते हुए इस रैली को एक ऐसी दिशा में लेकर के चले गए जहां आने वाले भारत का भविष्य और उस भविष्य में हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता जो आज हजारों की संख्या में जुड़े हुए हैं, वो अपनी भूमिका तलाशने में लग गए। श्री प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रखर वक्ता और वर्तमान राजनीति में
अपनी वाक पटुता से अच्छे अच्छे लोगों को धाराशाही करते हैं, मैं उनको भी संबोधित करना चाहता हूं। गोपाल अग्रवाल जी, जो हम लोगों के लिए तो एक अर्थशास्त्री हैं, हम लोग जब भी अर्थव्यवस्था पर गंभीर चर्चा करना चाहते हैं तो गोपाल अग्रवाल जी के बगैर वो चर्चा पूरी ही नहीं कर पाते। हमारे श्री अविनाश राय खन्ना जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वर्तमान समय में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और उन्होंने अनेकों और भी उनके पास जिम्मेदारियां हैं, उसका वो वहन कर रहे हैं। नरेंद्र तनेजा जी, जिन्होंने अभी अपनी ओजपूर्ण बातों से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता इस समय हम लोगों से जुड़े हैं अथवा मोदी पर पीएम के जो वॉलंटियर्स हैं, उनको एक होमवर्क उन्होंने दे दिया। मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए जरूर कहना चाहूंगा कि 2024 का जो इलेक्शन होगा भारत में, ये शानदार इलेक्शन होगा और इस शानदार इलेक्शन में हमारे जानदार साथी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, मोदी पर पीएम के वॉलंटियर के साथ, देश के ऐसे तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी को अपना दोस्त समझते हैं, उनसे अपेक्षा रखते हैं, उन लोगों के साथ एक बड़े टीम भावना के साथ हम लोग 2024 के इलेक्शन का सामना करेंगे। और मैं अभी से कह देना चाहता हूं कि 2024 का जो इलेक्शन होगा उसके लिए हम एक ग्रुप भी बनाएंगे। उस ग्रुप का नाम होगा बीजेपी 2024 और उसके तहत हम लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हुए आज से इसी वक्त से हम लोग 2024 के भी तैयारी में जुट जाएंगे। हम लोगों के साथ हम लोगों की बहन सुश्री नुपुर शर्मा संभवतः नहीं जुड़ पाई हैं कार्य व्यस्तता की वजह से, और मैंने तो चाहा था कि सबसे पहले 19 से हम लोग शुरुआत कराते, लेकिन कुछ कारण बस वह क्रम को बदलना पड़ा, जिसकी वजह से वो जुड़ नहीं पाई हैं। फिर भी हमारी अपेक्षा है कि वो जहां भी हो, जैसे भी हो, और हम लोग उनके साथ जुड़ें। मेरे प्यारे बंधुओं, एक अध्यक्षीय भूमिका में मैं हूं। सभी बंधुओं को मैंने सुना, समय भी लंबा होता जा रहा है, लगभग 1.25 घंटे का समय हो गया और हमारे कार्यकर्ता जो मोदी फॉर पीएम के हमारे जानदार शानदार वॉलंटियर्स हैं, वो तो 1 घंटा पहले से ही जुड़े थे। उनके साथ भी मैं जुड़ा हुआ था, मैं उनको भी सुन रहा था, उनके भी विचारों को देख रहा था। और एक तरह से देखा जाए तो आने वाले समय का मैं ब्लूप्रिंट देख रहा हूं। भारी परिवर्तन इस देश में होने जा रहा है और इस देश का जो नैरेटिव है, जिसकी अभी चर्चा हो रही थी कि नैरेटिव जो भाजपा के बारे में लोग सेट करते हैं, अब नैरेटिव भाजपा के बारे में गलत नैरेटिव सेट करने वालों के बारे में भी हमें नैरेटिव सेट करने की आवश्यकता पड़ेगी और हम ऐसा करेंगे। हमारे यहाँ गांव में एक कहावत है कि गिद्धों के चाहने से जानवर नहीं मरते हैं। ये जो लुटियन जोन्स के कुछ गिद्ध थे, वो एक नैरेटिव गढ़ना चाहते थे, हम लोगों के भी पास आते थे, हमसे तो आकर के फिगर बताते थे, देखिए भारतीय जनता पार्टी 137 से ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। और जब मैं कहता था कि भारतीय जनता पार्टी 300 पार पिछली बार गई थी, 300 पार इस बार भी जाएगी, और 2024 का भी जब इलेक्शन होगा तो उसमें तो 350 के पार जाएगी, इस बात को नोट करके अभी से रख लो।
लेकिन कुछ कठिनाइयां जरूर आती हैं। जब नैरेटिव सेट करते हैं लोग तो इसी उद्देश्य से सेट करते हैं कि हम नुकसान पहुंचाएंगे। तो धीरे धीरे उन लोगों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया था, लेकिन उनके हर अभियान को हमारे जानदार कार्यकर्ताओं ने, शानदार कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों ने, मोदी फॉर पीएम के वॉलंटियर्स ने, सबने उनके उस तथाकथित एक काल्पनिक जो नैरेटिव वो तय बना रहे थे उसको ध्वस्त कर दिया और एक बड़े बड़े परिणाम के रूप में ला करके देश के सामने रख दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चुनावी इलेक्शन हुआ है, जो रिजल्ट आए हैं, चारों राज्यों में हमारी सरकारें पुनः रिपीट हुई हैं। पंजाब में हमने ग्राउंड लेवल पर अपनी खेती को तैयार कर लिया है। हमसे कहा करते थे इलेक्शन के पहले पंजाब के बारे में कि आप लोगों को तो पूरे पंजाब में, पूरे विधानसभाओं में प्रत्याशी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन आज हर एक जगह हमारे कार्यकर्ता हैं, कमिटेड कार्यकर्ता हैं। ये ठीक है कि हम वहां पर 1 बूथ 20 यूथ ऐसा नहीं खड़ा कर पाए, लेकिन उसकी पूरी तैयारी है। और अब गलतफहमी खत्म हो चुकी है। कार्यकर्ताओं को पता है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी, उनके ही नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। उनके अलावा देश में, इस देश का कल्याण करने के बारे में कोई वास्तव से, स्वाभाविक रूप से तो तैयार ही नहीं है, उस पर तो भरोसा भी नहीं किया जा सकता। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे मोदी फॉर पीएम के कार्यकर्ता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के वेल विशर हो, उनमें अब एक विजेता का भाव उत्पन्न हुआ है। अब उनको लग गया है कि बीच बीच में जो आंधी तूफान आती थी और कभी कभी हमें थोड़ा बहुत नुकसान भी होता था, अब आंधी और तूफान भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के वेल विशरों से पूछ करके आएगा और आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। ये भी है। इस चुनाव में मैं जरूर इतना कहना चाहूंगा, जो अभी वक्ताओं को सुना, मैंने सुधांशु जी को सुना, प्रेम शुक्ला जी को सुना, मैंने गोपाल जी को सुना, नरेंद्र तनेजा जी को सुना, शहनवाज जी को सुना, लेकिन इस चुनाव में मैं तो देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी केवल नहीं जीती है, बल्कि इस चुनाव में देश जीता है, भारत जीता है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत जीता है। और यह एकमात्र इसलिए संभव हो पाया कि हमारे पास एक ग्लोबल लीडर थे, नरेंद्र मोदी थे। भरोसा देश ने उन पर दिखलाया है। मैं बार बार कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए एक भरोसा हैं, और भरोसा ही नहीं केवल, बल्कि वो तो इस देश के एक अभिभावक हैं, गार्जियन हैं। हम लोगों को तो एक कैंपेन चलाना पड़ेगा कि इस देश का अगर कोई आज के डेट में गार्जियन है, कोई अभिभावक है कोई, तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और उनके गार्जियनशिप में ये देश, जो पिछले हम लोग 75 सालों में नहीं कर पाए थे, जो पिछले 75 सालों में हम उतना आगे नहीं बढ़ पाए थे, जो 75 सालों में हमने विकास का जो यात्रा था उसको पूरा नहीं कर पाया था, उसको हम लोग अब पूरा करने जा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विरोधी जो शक्तियां हैं, जो इनफैक्ट वो भारत विरोधी शक्तियां हैं, वो हतोत्साहित हुई। उनको पता चल गया है कि अब भारत में उनका चलने वाला नहीं। अब इस भारत में इतिहास भूगोल की सारी किताबें अब बदली जा रही हैं। अब भारत का न केवल इतिहास बदलेगा, बल्कि भारत का भूगोल भी बदल रहा है।
हमें एक घटना महाभारत की याद आती है, जब दुर्योधन घायल था, अधमरा था, मरने ही वाला था, अबाउट टू डेथ, तो कृष्ण जी उसके पास पहुंचते हैं, कहते हैं हे दुर्योधन, इतना बड़ा महाभारत तो तुम अवॉइड कर सकते थे, 5 ही गांव तो पांडव मांग रहे थे, तुमने दे क्यों नहीं दिया? क्यों इतने बड़े महाभारत तक देश को ले आए, राष्ट्र को ले आए? तो दुर्योधन ने भी बड़ी अच्छी बात कही। कभी कभी नेगेटिव कैरेक्टर से भी कुछ सीखने की आवश्यकता है। दुर्योधन ने कहा था कि कृष्ण, मैंने जो किया मुझको उस पर अफसोस इसलिए नहीं है कि जो भी हुआ इस देश के हित में हुआ, हस्तिनापुर के हित में हुआ। मैं हस्तिनापुर को मैंने तो स्पष्ट कर दिया था, 5 गांव नहीं, मैं तो सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं देश को बंटने नहीं दूंगा, मैं देश को खंडित नहीं होने दूंगा। चाइनीज अतिक्रमण होना चाहता था, अगर पूर्व की सरकारें होती तो जनता के बीच में भी पहुंचने नहीं देती, लेकिन लाइव दिखलाया गया और प्रधानमंत्री ने जाकर वहां डट करके चुनौती दिया, चाइना को आगाह भी किया कि अब ये बदला हुआ इतिहास है, ये बदला हुआ भूगोल है, अब यहाँ पर हम लोग प्यार से भी बात कर सकते हैं और आंखों से आंखें मिला करके भी बात करते हैं और आंखों में आंखें ढाल करके भी बात कर सकते हैं। वही हुआ। इसलिए अब एक सुरक्षित हाथ में ये देश है, और वो इसलिए देश सुरक्षित हाथों में है कि उस हाथ को हम लोगों ने मजबूत किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने मजबूत किया, हमारे लोगों ने मजबूत किया। देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स को बदला गया, जाति पाति पंथ संप्रदाय से देश के राजनीतिक डिस्कोर्स को बाहर निकाला गया, देश को एक ऐसे आयाम पर ले चल के मोदी जी ने खड़ा कर दिया है जहां अब केवल विकास और विकास और विकास होगा, ग्लोबल लीडरशिप होगी। अगर आतंकवाद की से हम प्रभावित हैं तो हम आतंकवाद को नामो निशान मिटा करके विश्व को आतंकवाद से हम बचाने का भी मादा रखते हैं। ये मोदी जी ने यूएनओ में कह दिया था और आज उनकी बात को माना जा रहा है। हमारे देश के दुश्मन हम लोगों के ऊपर आकर कुछ भी कर देते थे और हम देखते रह जाते थे, परंतु अब उसका भी नहीं, उनके मन में भी ख्याल नहीं आएगा कि भारत के साथ कोई छेड़छाड़ किया जाए। अंत में बस मैं इतना जरूर कहूंगा फिर वहीं पर आकर के कि नैरेटिव, ये चूंकि विजय उत्सव रैली हमारी समीक्षा रैली में चली गई है, इसलिए मैं भी अब उसी रास्ते पर चलते हुए अपनी बातों के आखिरी में मैं यही कहूंगा कि नैरेटिव जो 2 लोग सेट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, हमारी सरकारों के बारे में, अब उनको नैरेटिव सेट करने का हक उनसे छीन लेना है। अब वो नैरेटिव नहीं सेट करेंगे, अब हम खुद नैरेटिव सेट करेंगे अपनी पार्टी के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। और इतना नहीं, भारत निर्माण का हम दावा भी ठोकेंगे कि भारत निर्माण का कार्य अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कर पाएंगे। मैं अंत में इतना जरूर कहूंगा कि प्रारंभ में ही एक हमारी बहन लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क से जुड़ी हुई थी, उन्होंने कहा कि पहले हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हम इतनी दूर से कनेक्ट होंगे। बहन जी, ज्ञान विज्ञान और टेक्निकल नो हाउ में भारत विश्व का मार्गदर्शन करता था। आज हम जरूर ऐसे परिस्थितियां हमारे इस देश के साथ आई कि लंबे समय तक भारत अपनी ही दुर्दशा पर आंसू बहा रहा था, लेकिन अब वैसी बातें नहीं।
और हमने तो विश्व को एक से एक टेक्निक दिया है। हमारे तो संत महात्मा हिमालय की कंदराओं में बैठे हुए भी देश के किसी भी कोने किसी भी व्यक्ति से बात कर लेते थे। हमारे पास वो टेक्निक है, वो मेडिटेशन है, वो सांस्कृतिक विरासत है, और हम तो सोच ही सकते थे कि हम कहां से कहां तक अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर चांद सितारों की दुनिया हमारे ज्योतिष की किताबों में आज जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं खोजा होता तो सारी दुनिया हमारे ज्योतिष की किताबों में दसियों हजार साल पहले से मेंशन। ये तो केवल वेरीफाई हो रहा है। टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं पैदा हुआ होता तो चमड़े के पात्र में अत्रि ऋषि पैदा हुए या स्वर्ण कलश में कौरव पैदा हुए, ये तो गल्प कथा ही होती। हमारे सोचने की असीमित सीमा है और हमारे सोच में कोई परिवर्तन, कोई सारी चीजें नहीं है, बल्कि आज भी हमारे लोग सोच रहे हैं और सोचते रहेंगे। बस अंत में एक और छोटी सी बात कहने का मोह में नहीं त्याग पा रहा हूं कि जैसे आज बड़ी प्रचंड सफलता के बाद हम सब लोग बैठ करके विजय उत्सव मना रहे हैं, लेकिन विजय उत्सव की जगह हम समीक्षा उत्सव में परिवर्तित हो गए हैं। ऐसे ही महाभारत के बाद सारे पांडव जो बचे हुए लोग थे एक साथ बैठ करके समीक्षा कर रहे थे कि भीम कह रहे थे मैंने तो दुर्योधन को मारा, मैंने तो दुशासन को मारा, सबसे बड़ा काम मैंने किया। तो अर्जुन भी बहुत सारे लोगों को मारे थे, वो भी महारथी थे, वो भी अपनी बातें करके कि सबसे इंपॉर्टेंट काम तो हमने किया। भीष्म पितामह को हमने मारा, बहुत सारे कर्ण को हमने मारा, ऐसे करके बहुत सारी बातें चलती रही। अंत में जब कोई निर्णय नहीं निकला तो लोगों ने कहा कि भाई कृष्ण से पूछा जाए, वो सब बड़े एक्सपर्ट व्यक्ति हैं, वो बता देंगे। जब लोगों ने कृष्ण को बुलाया और पूछा कि कृष्ण आप ही बताओ कौन बड़ा महारथी था जिसका महाभारत में सबसे प्रमुख भूमिका थी, तो कृष्ण ने कहा कि भाई मैं से क्यों पूछ रहे हो, कहा तुम तो एक्सपर्ट आदमी हो तो आप बताओ ना। तो कृष्ण कहा देखो मैं एक्सपर्ट की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो अर्जुन का सारथी था, मैं तो उसका रथ हाँक रहा था। मेरी एक चूक पर कितना बड़ा ब्लंडर हो सकता था, डिजास्टर हो सकता था, आप कल्पना करो। मैंने भी कुछ नहीं देखा। हाँ, एक व्यक्ति ने देखा था, चलो उससे बात करते हैं। वो बहुब्री था, वो एक बबूल के पेड़ पर उसका गर्दन कटा हुआ था और उस पर वो महाभारत देखने की इच्छा व्यक्त किया था, इसलिए वो एक महाभारत देख रहा था। वो शायद बताएगा कि कौन बड़ा महारथी था, कौन क्या कर रहा था। लोग उसके यहाँ पहुंचते हैं और उससे बात करते हैं। उसने कहा कि अरे कैसी बात करते हो तुम लोग लड़ रहे थे, क्या बात करते हैं। महाभारत के मैदान में तो मैंने सिर्फ कुरुक्षेत्र में तो मैंने सिर्फ यही देखा कि आदि शक्ति नरसंहार कर रही थी और उनके रक्त का पान कर रही थी। ये सब जो कुछ भी हो रहा था वो आदि शक्ति कर रहे थे, ईश्वर कर रहे थे। बंधुओं, ये जो हम लोग कार्य कर रहे हैं ये ईश्वरी कार्य कर रहे हैं। खूबसूरत दुनिया है, इस खूबसूरत दुनिया को बचाने का अगर कोई जिम्मेदारी ले सकता है या दावा ठोक सकता है तो भारत कर सकता है, और भारत के लिए सुरक्षित विषय है। भारत इसी पर आगे बढ़ रहा है और वो भी भारत को अब सही प्रतिनिधित्व मिल गया है। एक ग्लोबल लीडर के रूप में नरेंद्र मोदी मिल गए हैं। मैं एक बार आप लोगों को मोदी फॉर पीएम के सभी कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को इस विजय रैली के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के शानदार जानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को, भारत के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को और सभी लोगों को मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से
इस भारी विजय की जीत की शुभकामना देते हुए, बधाई देते हुए अपनी बात को यहाँ समाप्त करते हैं, इस अपेक्षा के साथ कि बीजेपी 2024 ग्रुप अब आने वाले आज के दिन से हम लोग अहर्निश काम करते हुए आगे तक चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रोहित जी से आग्रह करूंगा कि वो इस कार्यक्रम के समापन की भी घोषणा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शास्त्री जी। बीजेपी 2024 ग्रुप, आपके मार्गदर्शन में हमारी पूरी टीम उस दिशा में अग्रसर रहेगी। एक बार फिर से मैं आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी, श्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी, प्रेम शुक्ला जी, अविनाश राय खन्ना जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, नरेंद्र तनेजा जी और नुपुर शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। न कपितु मैं बल्कि पूरा देश इस समय इस विजय उत्सव रैली में उन्हें सुन रहा था और एक गर्वान्वित महसूस कर रहा था। दे वर फीलिंग मोटिवेटेड एंड अप्रिशिएटेड। जिस तरह से आप सभी लोगों ने उनका सम्मान बढ़ाया। धन्यवाद के पात्र कुछ और लोग भी हैं। इस रैली को समाप्त करने से पहले उनके बारे में बोले बगैर कुछ अधूरा रह जाएगा। I will start with one of our senior supporter who initiated the Modi for PM organization with me, Mr. Ganeshan from Tamil Nadu. He is instrumental in supporting us behind the scene throughout the years. He's not good in Hindi, so he's not usually part of all those virtual rallies, but he has been supporting us with his experience and guidance throughout the year. इसके साथ साथ मोदी फॉर पीएम के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री पीताम्बर मिश्रा जी, मेरे छोटे भाई जो सफलता से हमारी सारी वर्चुअल रैलियों का संचालन कर रहे हैं। पर्दे के पीछे से काम करने वाले मोदी फॉर पीएम के आईटी सेल के कन्वीनर चिराग गंगवाल जी और सोशल मीडिया कन्वीनर शिवम कंदोई जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो लगातार दिन रात एक करे हुए थे इन 5 राज्यों के चुनाव के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शोभा गुप्ता, शमिक शास्त्री और बाकी सब लीडरों के का जो ओह बीजेपी की तरफ से अपना बहुमूल्य समय राष्ट्र के योगदान के लिए दे रहे हैं। इसी के साथ मैं हमारे वेस्ट बंगाल से अमित दास जी का, आनंद राम जी आईटी सेल से जो है उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। यूपी से हमारी एक बहुत बड़ी टीम है, मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, पर कुछ लोगों का मैं स्पेशली जिक्र करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे आदरणीय विल्टन भाई साहब, मोदी फॉर पीएम के राष्ट्रीय सह संयोजक और उत्तर प्रदेश के संयोजक एस सिंह साहब, एस वर्मा जी, SK वर्मा जी, कर्नल संतोष कुमार जी, महिला मोर्चा से सुषमा त्रिपाठी जी, सुषमा मौर्य जी, अंकित वर्णवाल जी, सुल्तानपुर से पंकज मिश्रा जी जो यूपी के संयोजक भी है, लखनऊ से राजेश जोगी जी, हरदोई से राजीव सिंह जी, उमाशंकर सोनी जी, मथुरा प्रसाद जी, संजय द्विवेदी जी, दिनेश शर्मा जी, विजय कुमार जी, आकाश जैन जी और राजेश तोमर जी और पूरी यूपी की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं उनके बहुमूल्य योगदान के लिए। पंजाब से अनुभव जैन जी, पूरन परदेशी जी, अश्विन शर्मा जी, अमित पुरी जी, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी अपना काम किया। पूरन परदेशी जी को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी, उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हुए, उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ा, फिर भी वो डटे रहे निडर होके अपने प्रयासों में। वहां से क्रिस्टोफर डिसोजा जी, मणिपुर से प्रवीर गुप्ता जी, उत्तराखंड से सतीश रावत जी, इन सभी का एक बहुत बहुत धन्यवाद और उन सबको बहुत बहुत बधाई इस सफलता के लिए। जैसा कि शास्त्री जी ने कहा कि ये विजय उत्सव रैली के साथ साथ समीक्षा रैली भी थी कि आगे हम किस तरह से और देश के, समाज के और पार्टी के लिए योगदान दे सकें, हमारा पूरा संगठन किस तरह
भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दे सके। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आदरणीय शास्त्री जी के दिशा निर्देश में हम लोग इसी तरह सेवा भाव से देश के नवनिर्माण में लगे रहेंगे। मैं और समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये रैली अपेक्षा से भी अधिक लंबी चली और हमारे सारे साथियों ने बहुत ही धैर्यता से आनंद लेके सभी प्रवक्ताओं को सुना है। अब मैं आदरणीय अध्यक्ष जी की अनुमति से इस विजय उत्सव को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय। आप इसके सूत्रधार हैं और सूत्रधार बने रहे, इसलिए यह विजय उत्सव सफल हुआ है। पुनः आपको प्रणाम और शास्त्री जी को धन्यवाद। जय जय सीताराम। जय जय श्री राम।